हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक से लेसन 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंप्लीट कर लिया था। आइए आज लेसन 3 स्टार्ट करते हैं। लेसन 3 है मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में आव्यूह बोलते हैं। पहले इस चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं, आव्यूह होता क्या है, किस तरह से लिखा जाता है, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आव्यूह की। आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स अगर हम एक सिंपल सी भाषा में बात करें तो आव्यूह को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो फलन होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, उनकी जो आयताकार सारणी होती है उसको हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। फलनों को आयताकार सारणी के रूप में व्यक्त करना आव्यूह कहलाता है। तो किस तरह से इनको व्यक्त किया जाता है, किसी भी आव्यूह को व्यक्त करना हो तो हम इस तरीके का बॉक्स का यूज करते हैं, इस तरीके के आयत टाइप का यूज करते हैं। ये आव्यूह का सिंबल होता है, ठीक है। इसके अंदर जो एलिमेंट लिखे होंगे, जो अवयव लिखे होंगे, वो इस आव्यूह के अवयव कहलाएंगे। बिल्कुल एक नई चीज है सभी बच्चों के लिए, ठीक है। इसको जरा ध्यान से समझें। किसी भी आव्यूह को व्यक्त करने के लिए सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। जैसे ए से लिख सकते हैं, बी से लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया ए बराबर ये कोई आव्यूह है। अब आप सोचेंगे ये तो खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं। अभी धीरे धीरे सब बताऊंगा। तो ये ए से लिख सकते हैं, बी से लिख सकते हैं, सी से लिख सकते हैं, एक्स से लिख सकते हैं और वाई से, जेड से, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आव्यूह के अंदर जो संख्याएं होती हैं, जो अवयव होते हैं, उनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के जनरली स्मॉल लेटर से, जैसे ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से, ठीक है, लिख सकते हैं। या फिर इनको इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, इस तरीके से हम इसको आगे व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम m into n लिख दें तो ये m into n ऑर्डर होता है। अभी एक एक करके आपको बिल्कुल सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। ये एक सिंपल सा हमने वो बताया कि भाई आव्यूह देखने में ऐसा होता है, ठीक है। आव्यूह की अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो एक स्टैंडर्ड आव्यूह को a i से n क्रॉस n से लिखा जाता है और इसको हमने क्या मान लिया, a मान लिया। सपोज कर लो इसको हमने क्या मान लिया, a मान लिया। अब इससे हम आपको आव्यूह फॉर्म करके दिखाएंगे, उसके बाद फिर आव्यूह के प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। तो ये इस तरह से हमने लिखा, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको थोड़ा सा भी कठिन लग सकता है, लेकिन आप ध्यान से देखते रहें, आपको इतना सिंपल लगने लगेगा कि आप कहेंगे अरे इसका सवाल तो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे बेटा, ये m into n जो है ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है, m into n ऑर्डर कहलाता है, क्रम कहलाता है, आव्यूह का क्रम कहलाता है, ठीक है। और i और j यहाँ पे क्या है, देखो किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। a is equal to a, अभी हम क्या करेंगे कि i की जगह रखेंगे 1 और j की जगह रखेंगे 1, i बराबर 1 और j बराबर 1। फिर क्या करेंगे, i की जगह तो 1 ही लिखा रहने देंगे और j की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे। j की जगह हमने कितना रख लिया, 2, i की जगह तो 1 ही लिखा रहने देंगे, j की जगह 3। ऐसे आप आगे चाहें तो a14 हो जाएगा। इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर जब हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो हम क्या करेंगे, i की वैल्यू अभी हमने पहली वाली लाइन में सब जगह देखो कितनी ली, 1 ली। अब हम i की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, ठीक है। और j की वैल्यू क्या है, 1। i की वैल्यू 2 ही रखेंगे, j की 2, i की वैल्यू 2 ही रखेंगे और j की 3। इस तरह से हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। यानी कि आप देख रहे हैं i की जो हमने एक बार वैल्यू ले ली वही लेना है, j को आपको चेंज करना है। फिर यहाँ आए, i की जगह हम देखो 1 ले चुके हैं, 2 ले चुके हैं, अब हम कितना ले रहे हैं, 3, j की वैल्यू 1। फिर हमने कितना ले लिया, 3 ही रहेंगे i की जगह और j की जगह 2। i की जगह तो 3 है, j की जगह 3। ऐसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसको हम यहां से आपको इस तरह से दिखाएं, ये यहां से ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो है एक आव्यूह की फॉर्म बन जाएगी। कितने भी एलिमेंट इसमें हो सकते हैं, ये ऑर्डर है m into n। अब बात करते हैं कि बेटा m into n ये ऑर्डर क्या है। देखो ऐसे में ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं इनको हम पंक्तियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंक्तियां। क्या बोलते हैं इनको, पंक्तियां, ठीक है। इंग्लिश में रो बोलते हैं, हिंदी में पंक्तियां बोलते हैं। रो को इंग्लिश में ROW रो लिख सकते हैं। तो इसका पहला लेटर R है तो पंक्ति को हम जनरली R से व्यक्त करेंगे
और यदि पंक्तियां एक से ज्यादा हैं तो हम पहली को R1, दूसरे को R2, तीसरे को R3 इस तरह से हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। और ऐसे में ये जो लाइन दिखाई दे रही है बेटा, ये कॉलम कहलाती है स्तंभ, ठीक है। इसको C1, C2, इसको C3 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे M और N समझो, यहाँ पे कितनी पंक्तियां हैं आपने गिन पा रहे हैं, हमने गिन लिया M है। कितने स्तंभ हैं? N, तो क्या हो गया M इंटू N। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान के चलो हमने एक आव्यूह लिख दिया A = 1 2 3 4 5 एंड 6 और हमने आपसे कहा गिनो कितनी पंक्तियां, आपने कहा 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं। कॉलम कितने हैं? 1 2, तो यही तो है बेटा M और N, ये इसका ऑर्डर कहलाएगा। ये आव्यूह जो है 3/2 का आव्यूह, ठीक है, 3/2 का आव्यूह कहलाएगा। इसको अगर हम ऐसे लिख देते 1 2 3 4 5 6, एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, अभी अपन सवाल करेंगे आप समझ जाएंगे इस बात को। अब इसका आप ऑर्डर चेक करें, 1 2, 2 पंक्तियां हैं, कॉलम कितने हैं? 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 × 3, M की वैल्यू 2 और N की 3। तो इस तरह से हम किसी आव्यूह का ऑर्डर चेक करते हैं। तो जो M/N जो लिखा हुआ है ये ऑर्डर होता है, ऐसे में जो लिखे हुए हैं इनको पंक्तियां बोलते हैं, इस तरह से हैं इनको हम स्तंभ बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आव्यूह समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आव्यूह को डिफाइन किया जाता है, आव्यूह की डिजाइनिंग क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स के हमने देखे। अब आपको पढ़ना होगा आव्यूह के प्रकार के, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आप पढ़ें। तो अब हम बात करते हैं आव्यूह के प्रकार के बारे में। आव्यूह के प्रकार, ठीक है। तो अब बेटा अपन बात कर रहे हैं आव्यूह के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, पहला आव्यूह हम लिख रहे हैं पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, ठीक है। हम डेफिनेशंस बोल रहे हैं, एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं, आप लोग पहले अच्छे से वीडियो को देखें समझें, उसके बाद आप वीडियो को रोककर उन चीजों को नोट कर लें, डेफिनेशंस हमने क्या बोली है आप कॉपी में नोट कर लें, उसके बाद उसका एग्जांपल नोट कर लें। इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं, जैसे आप बोर्ड पे से नोट करते थे। अब अगर हम इतनी देर के लिए रुक जाएंगे कि भाई नोट कर लो, तो उसमें वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इस तरह से कर सकते हैं। तो पंक्ति आव्यूह की बात हम करें तो पंक्ति आव्यूह इसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, नाम से ही क्लियर है, रो मैट्रिक्स, जिसमें रो हो, जिसमें रो, ठीक है, पंक्ति, ऐसा आव्यूह जिसमें रो हो। यानी कि हम इसके सिंपल सी डेफिनेशन निकालें, हम ये कह सकते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, ऐसे आव्यूह को हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल हमने देखा A = 1 2 3, आप देखें कितनी पंक्तियां हैं इसमें, एक। कॉलम कहेंगे तो कॉलम एक नहीं है, कॉलम 1 2 3 ये ऐसे है, ठीक है, लेकिन पंक्ति कितनी है इसकी? एक है। और इसका अगर आप ऑर्डर लिखना चाहोगे तो क्या होगा? 1 × 3, ये 1 हो गया, 1 2 3, तो ये आव्यूह क्या हो गया बेटा? पंक्ति आव्यूह। इसके बाद हम बात कर रहे हैं स्तंभ आव्यूह की। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह इसको अपन क्या कह सकते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। तो स्तंभ आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, केवल एक स्तंभ हो, उसको हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो A बराबर जैसे हमने लिख दिया इस तरह से 1 2 3, आप देखो इसमें बेटा कितने स्तंभ दिखाई दे रहे हैं? एक ही स्तंभ दिखाई दे रहा है। तो ये आव्यूह कैसा आव्यूह कहलाएगा? स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। हम आपसे पूछे इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर जब भी आपको लिखना हो तो पहले आप पंक्तियों को गिनिएगा, उसके बाद आप स्तंभ को गिनिएगा, तब आपका ऑर्डर निकलेगा। तो पंक्ति तो ऐसे गिनते हैं ना, 1 2 3, तो कितनी पंक्तियां हुई? 3, और इसका कॉलम कितना है? 1, तो ये हो गया 3 × 1। तो ये हमारा कौन सा आव्यूह हो गया? स्तंभ आव्यूह हो गया। स्तंभ आव्यूह के बाद हम बात करें शून्य आव्यूह की। तीसरी बात कर रहे हैं हम शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स, एक ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव जीरो हो, एक ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव जीरो हो, वो क्या कहलाता है? शून्य आव्यूह। जैसे हमने लिखा 0 0 0 0 0 0, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कितनी भी पंक्तियां हो सकती हैं, कितने भी कॉलम हो सकते हैं, बस क्या है कि प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं? शून्य आव्यूह कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं
वर्ग आव्यूह की। चौथी बात कर रहे हैं हम वर्ग आव्यूह की। वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह क्या है? वर्ग यानी वर्ग से समझ में आ रहा? स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैसे बनेगा? वर्ग क्या होता है? जितनी लंबाई हो उतनी चौड़ाई हो, मतलब जितनी पंक्तियां हो उतने ही यहाँ कॉलम हो। तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह कहेंगे। एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे हमने कहा 1 2 3 4, क्या हो गया ये? वर्ग आव्यूह। ठीक है, और एक एग्जांपल लिख लेते हैं, हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कहोगे सर ये वर्ग आव्यूह कैसे है? नो ना बेटा, 1 2 3 पंक्तियां, 1 2 3 कॉलम, तो 3 गुणा 3 पंक्ति और कॉलम समान हो जाए तो आव्यूह कैसा? वर्ग आव्यूह। ठीक है, 1 2 1 2, तो ये आव्यूह भी कैसा आव्यूह है? वर्ग आव्यूह। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है? आपने कितने प्रकार के आव्यूह पढ़ लिए हैं? पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, शून्य आव्यूह और वर्ग आव्यूह। इसके बाद आप बात करेंगे विकर्ण आव्यूह। इसकी बात करेंगे विकर्ण आव्यूह की। विकर्ण आव्यूह। ठीक है, आव्यूह में एक चीज और आप समझ लें थोड़ा सा, ये ऐसे में ये जो त्रिज्य में लाइन आ रही है इसको हम मुख्य विकर्ण बोलते हैं। स्टार्टिंग में ध्यान नहीं रहा बताने का, इसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य विकर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो विकर्ण आव्यूह की जब बात करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई विकर्ण क्या होता है। तो विकर्ण आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारे एलिमेंट जीरो हो, मतलब मुख्य विकर्ण के एलिमेंट जीरो नहीं होंगे, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं बेटा? विकर्ण आव्यूह कहते हैं। और विकर्ण आव्यूह की कंडीशन ये होती है कि जो आव्यूह होगा वो हमेशा वर्ग आव्यूह भी होगा। यानी कि इसकी डेफिनेशन को हम ऐसे ले लें कि एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंटों को छोड़कर सारे एलिमेंट यानी सारे अवयव जीरो हो, तो ऐसे आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल हमने लिखा 1 0 0 0 2 0 0 0 3। आप देखें ये एक वर्ग आव्यूह है और मुख्य विकर्ण के एलिमेंट जीरो नहीं है, इसके अलावा सभी एलिमेंट क्या है? जीरो है। तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहेंगे बेटा? विकर्ण आव्यूह कहेंगे। ठीक है, विकर्ण आव्यूह के बाद हम बात करते हैं अदिश आव्यूह के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं? अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या होता है? अदिश आव्यूह भी एक वर्ग आव्यूह होता है, यानी कि एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। कैसे हो? समान। जैसे a बराबर हमने ले लिया 3 0 0 0 3 0 0 0 3। एक ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? समान हो। ठीक है, एक ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? समान हो और शेष सभी अवयव जीरो हो, तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं? अदिश आव्यूह कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इकाई आव्यूह। ठीक है, ये आपने 5 6 एक साथ में हम बात कर रहे हैं इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स इकाई आव्यूह की हम बात कर रहे हैं। इकाई आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो, प्रत्येक अवयव 1 हो, तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं? इकाई आव्यूह कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल a = 1 0 0 1, ये वर्ग आव्यूह है, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 है। और एक एग्जांपल ले लिया हमने 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी वर्ग आव्यूह है और मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या है? 1 है। तो इस आव्यूह को हम क्या कहेंगे? इकाई आव्यूह कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, शून्य आव्यूह, वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह और इकाई आव्यूह। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। इकाई आव्यूह में एक ऐसा आव्यूह है जिसके जो कि वर्ग आव्यूह हो और मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट कितना हो? 1 हो। जबकि हमने अदिश आव्यूह में क्या बताया था? मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो। भाई आपकी बात दिमाग में ये भी तो आ सकती सर, इसमें भी तो प्रत्येक अवयव समान है, हालांकि 1 है, तो क्या हुआ? तो इकाई आव्यूह में भी मुख्य विकर्ण में प्रत्येक अवयव समान है, तो इसको हम अदिश आव्यूह भी कह सकते हैं। यानी कि आप इकाई आव्यूह को अदिश आव्यूह कह सकते हैं, लेकिन अदिश आव्यूह को आप इकाई आव्यूह नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव तो समान हैं लेकिन 1 नहीं है।
इकाई आपकी भी कंडीशन है कि मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव वन ही होना चाहिए, ठीक है, जबकि अदिश आपकी में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होने चाहिए, ठीक है। तो इनको आप अच्छे तरह से सुन के देख के नोट कर लें और उसके बाद फिर अपन लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।